देखिए बच्चों, लॉज ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, लॉज ऑफ मोशन। तो भाई एक बार हम लोग जो चीजें इसमें पढ़ी थी उसको रिकॉल कर लेते हैं ना। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था एक टॉपिक इनर्शिया, है ना। कैसे डिफाइन किया था हमने इनर्शिया को? कि किसी बॉडी का रहना चाहती है, जो जिस पोजीशन में है उसमें ही रहना चाहती है, यानी वो अपनी स्टेट का चेंज का रेजिस्ट करती है। तो दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। ओके। अच्छा, ये कौन कौन सा होता है? हाँ, तो पहला होता था इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और होता था दूसरा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। ये तीन तरह का इनर्शिया हमने पढ़ा। ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था गैलीलियोज लॉ। गैलीलियोज लॉ ये क्या कहता था? ये कहता था कि किसी भी बॉडी का जो स्टेट है वो तब तक वही रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। वही हमारा गैलीलियोज लॉ। और इसमें ये कंडीशन है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो हम कह सकते हैं अ बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन will continue in its state until and unless an external force acts on it, है ना। और यही न्यूटन का पहला लॉ भी है। इसके बाद न्यूटन का दूसरा लॉ क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ। ये हमें बता रहा था कि वेनेवर, अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, तो वो फोर्स उसके मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश करता है। यानी उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा, या उसकी मोशन को चेंज करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है उसकी शेप को भी चेंज करने की कोशिश करे। तो हमने डिफाइन किया था F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, या F इक्वल्स टू होता है k टाइम्स dp अपॉन dt। और ये जो p होता है यहाँ पे, ये क्या था? दिस इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। और ये दोनों टर्म अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ F के अंदर, तो क्या होगा? दिस इज d अपॉन dt ऑफ mv। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं m टाइम्स dv अपॉन dt प्लस v टाइम्स dm अपॉन dt। राइट। तो अब यहाँ पे ये चीज डिपेंड करेगी कि क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है। अगर मैं कहूं आपसे वेरिएबल है, v वेरिएबल है और m यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्या होगा? F इक्वल्स टू m dv बाय dt। और ये dv बाय dt क्या होता है? a। सो m a। अगर v कांस्टेंट हो जाए और m वेरिएबल हो जाए,
So F equals to, this is V times dm upon dt. ओके, अच्छा ये कहाँ इस्तेमाल होता है डीएम बाई डी टी? जहां पे मास चेंज हो रहा हो समय के साथ, है ना? यहाँ पे ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ओके, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि एक बॉडी जब फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी पर, तो एक बॉडी के अंदर से तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होती है चीज, और दूसरी बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है ऐसे। मान लीजिए एक इंजन चल रहा है और उस इंजन से कोई पाइप अटैच्ड है जिसमें से पानी निकल रहा है। ये इंजन कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहा है पानी को एक कांस्टेंट वेलोसिटी देने के लिए। जब इसमें से पानी निकल रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रहा है, लेकिन क्या है उसके अंदर? मास चेंज हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर से मास निकल रहा है। और वो जिस बॉडी पे जाके टकरा रहा है, वो बॉडी क्या हो सकती है? मे बी वो एक्सेलरेट कर जाए, है ना? अगर वो एक्सेलरेट करेगी तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा? कैसे निकालोगे आप? दोनों के फोर्स को बराबर रख दीजिए, इसका फोर्स इक्वल टू उसका फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, और यहां से पानी का ऐसे एक बहाव आ रहा है ना, ऐसे इसमें जो पानी निकल रहा है उसका जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो पानी निकल रहा है उसका निकलने का रेट है डीएम अपॉन डी टी इज 200 ग्राम पर सेकेंड। नाउ इसका मास हमें दिया हुआ है सपोज 1 kg, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? दोनों के फोर्सेस को बराबर रख दीजिए। तो F इक्वल्स टू क्या होगा? U dm अपॉन डी टी, और यही किसके बराबर होगा? एम। सो U कितना है अपने पास? 10, और dm अपॉन डी टी कितना है? 0.2, इक्वल्स m कितना हुआ? 1 इंटू ए। सो दिस विल बी वॉट? 2 इक्वल्स टू ए, ए का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यानी पाइप में तो एक्सेलरेशन नहीं था, बट ब्लॉक में एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, है ना? चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई दीवार है और इस दीवार पर यहां से एक पाइप से पानी निकल रहा है ऐसे, ठीक है? और ये पानी इस पे टकरा के नीचे गिर रहा है, वापस नहीं लौट रहा। हमसे कहा गया कि जो पानी इसके अंदर से गिर रहा है इसका जो रेट है डीएम अपॉन डी टी, दिस इज गिवन एज कैपिटल एम। और दीवार है यहाँ पे रिजिड, ये वॉल है, ये रिजिड वॉल है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड, और इससे जो पानी निकल रहा है ना उसकी स्पीड है यू। फाइंड इम्पल्स, इम्पल्स imparted on the wall, ऑन द वॉल पर कितना इम्पल्स लगेगा? इम्पल्स जानते हैं ना, डेल्टा पी। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, या हम यू भी कह सकते हैं फोर्स इंटू टाइम। कैसे निकालेंगे बताइए? पहले तो ये देखिएगा, ये जो फोर्स लग रहा है इससे वहां जाके कितना फोर्स लग रहा है? एफ इक्वल्स टू वॉट? यू टाइम्स डीएम अपॉन डी टी। और ये किसके बराबर दिया हुआ है हमसे? यू टाइम्स कैपिटल एम। और इसमें कहा जाए मान लीजिए इन टी सेकेंड्स, ये टी सेकेंड में हमसे पूछ ले। तो अब ये बताइए, ये जो हमारा एफ था वो आया है यू इंटू एम। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स कितना हुआ? यू एम मल्टीप्लाई बाय टी। सो द आंसर इज यू एम टी, राइट? अच्छा, अगर ये पानी टकरा के लौट के भी आता तो क्या करते? तो उस केस में जितना फोर्स जाने में लगेगा उतना ही फोर्स आने में लगेगा, मोमेंटम ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल एक ही फोर्स है, लौटने वाला फोर्स नहीं है। एक और एग्जांपल देखिएगा। हमसे कहा जाए कि एक बॉडी है कैपिटल एम मास की, और एक छोटी बॉडी है स्मॉल एम मास की, और ये इसके चारों तरफ मोशन कर रही है, और इसकी वेलोसिटी है सपोज v। इस पर एक फोर्स भी लगा हुआ है, ठीक है? F इक्वल्स टू, वो जब कोई चीज घूमती है तो पे कौन सा फोर्स लगता है?
सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है वो mv स्क्वायर अपॉन आर, ये डिस्टेंस हो गया सपोज इसका आर, ठीक है। टेंजेंशियल, हाँ वो तब होगा जब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो चेंज होगी, बट अगर स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट तो उस पर तब एक्सेलरेशन। अभी फिलहाल इसके पास एक्सेलरेशन है, कौन सा है, सेंट्रीपिटल, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब ये घूम रहा होगा तो उस केस में एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यही चीज एफ बराबर एम में भी होती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा ये एक्सेलरेशन जो है, क्या वो स्पीड के चेंज होने की वजह से है या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से है? वेलोसिटी की डायरेक्शन से। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ना चेंज होती, वेलोसिटी चेंज हो रही होती, तो उस केस में इसमें कौन सा एक्सेलरेशन आता है, लीनियर एक्सेलरेशन। अगर स्पीड चेंज होती है, अगर वेलोसिटी चेंज मैग्नीट्यूड से हो रही है, दैट मीन्स उसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन है। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक बेल्ट है ऐसे, और ये बेल्ट ऐसे घूम रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक पैकेट है जिसके अंदर से रेत गिर रहा है ऐसे नीचे, ठीक है। रेत जो गिर रहा है इसके अंदर, उसका रेट है, रेट ऑफ सैंड, दिस इज 10 ग्राम पर सेकेंड। और जो ये पट्टा घूम रहा है, इसके घूमने की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जाहिर है जब कोई चीज गिर रही है तो पट्टे पे जोर पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बेल्ट, to move the belt or to rotate the belt, to rotate the belt with the constant, with the constant velocity, the constant speed। बताइए क्या करें इस केस में। ये बेल्ट ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, तो हमें इंजन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू उस पर कितना फोर्स लगाकर रखना पड़ेगा ताकि इसकी स्पीड चेंज ना हो। फिर जाहिर है जब कोई चीज डलेगी ऊपर तो स्पीड तो कम होनी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि स्पीड वही रहे, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। आप बस लॉजिक बताइए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जब ये रेत गिर रहा है तो रेत का गिरना क्या है, डीएम अपॉन डी, है ना। अच्छा जो रेत इसके ऊपर गिर रहा है वो इसके ऊपर भी तो गिर रहा है ना। तो बेसिकली आपको पता क्या चाहिए, आपको चाहिए एफ इक्वल्स टू यू डीएम अपॉन डी टी। तो ये आ जाएगा कितना, 0 नहीं, एक मिनट पहले तो आप इसको वेलोसिटी को 20 रख लीजिए, फिर डीएम अपॉन डी टी 10/1000, हाँ 0.2 आ जाएगी, तो 0.2 न्यूटन, ठीक है। अच्छा ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि एक डिस्क है। देखो मैंने कहा कि जो रेत गिर रहा है इसके ऊपर से, वो रेत इतनी स्पीड से गिर रहा है 10 ग्राम पर सेकेंड, और पट्टा घूम रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा जितना इसके ऊपर ये गिर रहा है ना, डीएम अपॉन डी टी। तो डीएम अपॉन डी टी और वेलोसिटी यू, ये भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा फोर्स, क्योंकि जो इसके ऊपर गिर रहा है वो यही तो है डीएम अपॉन डी टी, तो उसी से हम लोग निकाल लिए। और कितना ही फोर्स चाहिए ताकि इफेक्ट ना पाए, बिल्कुल। इसके अंदर एक्सेलरेशन तो है ही नहीं देखो, और इसमें भी एक्सेलरेशन नहीं होता फॉर्मूले में। तो फोर्स के दो फॉर्मूलाज हैं, एक एक्सेलरेशन वाला है, एक बिना एक्सेलरेशन वाला है। जो बिना एक्सेलरेशन वाला है वो चेंज इन मास वाला है, जिसमें मास चेंज हो रहा है। चलिए अगला सवाल है, ये एक डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क को आपने ऊपर उछाला और उसके बाद नीचे से फायर करना स्टार्ट किया, ठीक है। नीचे से आपने बुलेट्स फायर करी है ऐसे, ठीक है। और बुलेट्स जो फायर कर रहे हैं ना, वो बुलेट्स टकरा रही है और लौट के आ रही है, उसके अंदर से पार नहीं हो रही है। तो आपको कितनी बुलेट्स पर सेकंड ऊपर फायर करनी चाहिए सो दैट
ये जो डिस्क है वो हवा में फ्लोट करने लगी। सोचिए, हमने ऊपर उछाला, ये फायर करना स्टार्ट किया, तो आप इस पे फायर कर रहे हो, ये जहां पे है वहीं रहे, बुलेट जा रही है, टकरा के आ रही है, मतलब इसको नीचे नहीं आने दे रहा। लॉजिक बताइए, फिर मैं आगे सॉल्व तो मैं कर दूंगा आगे। डिस्क को ऊपर उछाल दिया हमने, ऊपर है डिस्क किसी हाइट पर, उसके बाद आपने बुलेट चलाई, तो बुलेट इस पे गई, जाके टकराई और लौट के आई वापस। टू टाइम्स ऑफ मोमेंटम, वेरी गुड। वो किसके बराबर होना चाहिए? जो फोर्स हमने अप्लाई करा है ना? हाँ। एक काम करते हैं, जो बुलेट है ना, इसका मास हमने ले लिया सपोज स्मॉल एम, इसका मास क्या हुआ? कैपिटल एम। तो बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा, जब ये इसको बुलेट ऊपर जाके लगेगी ना, तो मैंने कहा लेट एन बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड, एन बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड। तो पता है फोर्स कितना लगता है एन बुलेट्स को फायर करने में? एन टाइम्स ऑफ एम अपॉन टी, या एन यू अपॉन टी। टी तो यहाँ पे वन है, सो एन टाइम्स ऑफ एम यू। अब ये जो फोर्स हमने लगाया है, ये इसके वेट को बैलेंस करना चाहिए, है ना? लेकिन अब बात ये आती है कि ये बुलेट गई और लौट के आई, तो जो फोर्स लगेगा वो इसका ट्वाइस हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ एन एम यू। और ये किसके बराबर होना चाहिए? वेट ऑफ द बॉडी। तो यहां से हमें चाहिए एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? एम जी अपॉन ट्वाइस ऑफ, बस नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड आ गई आपके पास। ठीक, चलेंगे पीछे से। पॉइंट निकाल अगर ऐसा हो जाए कि जो मोमेंटम है वो ट्वाइस ना हो, इसका मतलब क्या होगा कि उसे क्रॉस करके निकलना।
सोचिए बताओ सही पूछा थोड़ा सा टाइमिंग के दो उसके बाद वीडियो को मैं चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है एक पुली है इसके ऊपर दो मासेस हैं एक मास यहाँ पे मास m और एक मास यहाँ पे है मास 2m ठीक है एक डोरी है जिसमें से दो मासेस लटके हुए हैं m और 2m और ये कहा कि एक और फिगर है उसमें मासेस तो सेम नहीं है एक तरफ का मास तो यही है m और दूसरी तरफ ना फोर्स लगा रखा है 2mg के बराबर तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इज द एक्सेलरेशन सेम इन बोथ केसेस क्या दोनों केसेस में एक्सेलरेशन सेम होगा चेक कर लेते हैं पहले ए वाले की बात करते हैं इस पर फोर्सेस कौन कौन से हैं 2mg नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ इसमें mg नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ अब क्या होगा तो 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma और इसके लिए t माइनस mg इक्वल्स टू m ये कट जाएगा सो mg इक्वल्स टू 3me m से m कट गया तो a का वैल्यू कितना होगा जी बाय ठीक है अब इसमें चेक करते हैं इसमें क्या है वेट इसका mg अच्छा इसमें टेंशन क्या है सपोज t तो इसके लिए ये ऊपर जाएगा ना इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए अच्छा बात आती है कि इसके अंदर जो t है वो कितना है f देखो यहाँ पर t जो होगा वो f के बराबर होगा यानी कितना 2mg होगा तो यहाँ पे अगर मैं रखूं इसको 2mg माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए या एम जी इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू जी तो क्या दोनों एक्सेलरेशन सेम है सेम नहीं है ना तो क्या कहाँ फर्क आया इसके अंदर नहीं वैसे तो ये भी 2m था वो भी 2m है फिर फर्क कहाँ पड़ा यस वेरी गुड यहाँ पे जो टेंशन थी वो फोर्स की इक्वल हो गई यहाँ पे टेंशन और फोर्स का रिजल्ट आ रहा ओके एक और क्वेश्चन देखिएगा इसमें दो पुली हैं एक पुली यहाँ पे है और एक पुली यहाँ पे है। इस पुली से एक मास अटैच्ड है
दिस इज √2m, और यहां से दूसरा मास अटैच्ड है, दिस इज m, और ये एक और मास है यहाँ पे, दिस इज m, एंड दिस एंगल इज थीटा. Now it says the pulley and the string shown in the figure are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be. ये पूरा system equilibrium में है. System is in equilibrium. नहीं, दोनों रोप आइडेंटिकल हैं. So theta is 1. पहले तो ये देखिएगा कि ये दोनों जो हैं, दोनों रोप्स हैं, इनके पहला टेंशन निकालो ना. इसके लिए वेट कितना हुआ, mg, और इसके लिए भी कितना हुआ, mg, और ये टेंशन हुआ t, ये भी टेंशन t हुआ, ये कितना हुआ, √2mg. अच्छा, इसमें टेंशन टी यहाँ पे है और ये टी यहाँ पे, तो टी का एक कंपोनेंट इधर बनेगा ऊपर, टी कॉस थीटा, और इधर वाला टी साइन थीटा. इसी तरह से इसका इधर बनेगा एक टी साइन थीटा, और ऊपर वाला क्या हुआ, टी कॉस थीटा. अब बताइए क्या होगा. तो 2t cos थीटा विल बी सेम एज √2mg, और टी कितना है अपने पास, mg, तो 2mg cos थीटा इक्वल्स टू √2mg. mg से mg कैंसिल हो गया, तो cos थीटा का वैल्यू विल बी √2/2 या 1/√2 या cos 45, या थीटा इक्वल्स टू 45. अच्छा, मान लीजिए इसी में एक और क्वेश्चन आ जाए. अगर हमने ये कहा कि एक पुली यहाँ पे है, एक पुली यहाँ पे, यहाँ पे एक फोर्स हम लगा रहे हैं P, और यहाँ पे एक फोर्स हम लगा रहे हैं Q, और ये बीच में मास रखा हुआ है M. मैं कह रहा हूं कि ये एंगल सपोज थीटा है, ऐसे वाला. मैं इसको u स्पीड से नीचे खींच रहा हूँ, u स्पीड से, और इसको भी मैं नीचे खींच रहा हूँ u स्पीड से. तो m के ऊपर चलने की स्पीड क्या होगी, फाइंड स्पीड ऑफ m. m के ऊपर जाने की स्पीड क्या होगी, कैसे निकालेंगे बताइए. एक्सीलरेशन तो जीरो है, हमें इन टर्म्स ऑफ u निकालना. पहले तो आप ये देखें कि किसी भी रस्सी के ऊपर जो हर एक पॉइंट होगा ना, उसकी स्पीड u ही होगी. जैसे मान लीजिए इसके ये पॉइंट की स्पीड u है नीचे की तरफ, ये भी u से नीचे आ रहा है, ये भी u से नीचे आ रहा है, और ये u से उधर जा रहा है, यानी कि इस पार्टिकल पर जो स्पीड होगी वो इधर वाली क्या होगी, u हो. ठीक है. अच्छा, इधर वाली की भी u होगी इधर, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा होगा तो बेसिकली इसकी स्पीड होगी ऊपर की तरफ. इसके ऊपर जाने की स्पीड हमने मान ली है v. अब ये देखिए एक्चुअल स्पीड v है या u है, इस ब्लॉक की एक्चुअल स्पीड v होनी चाहिए या u होनी चाहिए, v होनी चाहिए. तो यानी कि अगर हम इसको देखें तो ऊपर जा रहा था भाई, ये वाली वेलोसिटी थी u, और वेलोसिटी से ये जा रहा है v से, और ये एंगल है थीटा. ठीक है ना. तो u v का कौन सा हिस्सा है, कॉस वाला, यानी जो u है दिस इज व्हाट v टाइम्स ऑफ कॉस थीटा. तो व्हाट इज v, u अपॉन, ठीक है. दूसरे वाले की जरूरत नहीं पड़ी, क्या टेंशन नहीं ले रहा है, आप सिर्फ वेलोसिटी ले रहे हैं. टेंशन ना होने से वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए अगर टेंशन होती ना इसके अंदर तो फिर एक्सेलरेशन चेंज होता है. अब क्योंकि टेंशन को हम कंसिडर नहीं करें, सिर्फ वेलोसिटी ले रहे हैं, वो टेंशन भले ही दुगना हो रहा है, टेंशन तो बेशक 2t cos थीटा आएगा, लेकिन जो उस ऊपर चलने की जो वेलोसिटी है उसको हमने v मान लिया है.
देखिए आप दो ब्लॉक खींच रहे हैं ऐसे, तो ये ऊपर जा रहा है, हमने इसकी वेलोसिटी को मान लिया कि भाई 10 मीटर पर सेकंड है। उस 10 का एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है। तो मैंने एक हिस्सा इधर वाला लिया, वो क्या था, यू। तो मैंने हिस्सा लिया है एक। मैं इसको और इसको रिजल्ट मान के नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इस वाले को वी मान रहा हूँ कि जो बीच वाला था वो यू वी से जा रहा था। उसके दो कंपोनेंट थे, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो वो जो दो यू और यू है, ठीक है, तो वी के कंपोनेंट्स हैं ये दोनों।
ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक बना हुआ है, इसका मास है 2 m, और इससे एक रस्सी बनी हुई है, एक दूसरा मास बना हुआ है m। ठीक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अचानक से ये रस्सी काट दी जाती है, कैंची से इसको काट दिया। ठीक है, तो जैसे ही इसको कट किया, द क्वेश्चन इज m का और 2m का एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ m and 2m just after the string is cut। देखिए, सबसे पहले ना, जब ये दोनों यहां से लटके हुए हैं स्प्रिंग से, तो हम इस पे फोर्सेस निकाल लेते हैं कौन कौन से। पहले हम एम की बात करते हैं। तो एम पर कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो एम जी, इसका वेट, और दूसरा टेंशन फोर्स टी। देख, 2m ऊपर जाएगा, एम नीचे जाएगा कटने के बाद। हाँ, अभी ये कटने से पहले की बात हो रही है, जब रस्सी कटी नहीं है उससे पहले। इस पर फोर्स जो था टी किसके बराबर होगा अभी? हाँ, एम वाला फ्री फॉर्म है। अच्छा, दूसरा वाला जो है 2m, उस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो इसका फोर्स हुआ 2mg, है ना, और एक इसमें रस्सी का टेंशन भी है टी, और एक इसमें स्प्रिंग का फोर्स है F इक्वल्स टू के एक्स। तो जो F होगा वो किसके बराबर होगा? टी प्लस 2mg, यानी कितना? mg प्लस 2mg, दैट इज 3mg। ये फिलहाल हम लोगों ने के एक्स की वैल्यू निकाली, राइट। ये रस्सी टूटने से पहले ही, बिफोर स्ट्रिंग इज कट, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। अब जब रस्सी कट जाती है, व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, तो जो m वाला पार्टिकल था वो क्या होगा? वो तो फ्री फॉल में जाएगा। तो हम कह सकते हैं m will follow फ्री फॉल। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ m, दिस विल बी g, नीचे की तरफ, है ना, डाउन। ओके, नाउ फॉर मास 2m, इसको हम देख सकते हैं कि जब रस्सी कटेगी तो ये स्प्रिंग की वजह से ना ऊपर जाना चाहेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि इस पे फोर्सेस कौन कौन से हैं? ऊपर वाला फोर्स कौन सा था? के एक्स, और इसका वेट कितना था? 2mg, और टेंशन तो खत्म हो गया इसके अंदर से, ये जा ऊपर रहा है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे इसकी हम लोग? के एक्स माइनस 2mg इक्वल्स टू 2ma। के एक्स का वैल्यू कितना है? 3mg। सो 3mg माइनस 2mg इक्वल्स टू 2ma। सो mg इक्वल्स टू 2ma। तो a का वैल्यू कितना हुआ? g/2। और कहाँ होगा ये? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो m वाला मास था वो g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, और ये g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए। ये एक पुली है जिसको एक दीवार से बांधा गया है ऐसे, और इसमें एक मास यहाँ पे अटैच्ड है। ये मास है कैपिटल M, और इस पुली का जो मास है वो है स्मॉल m। पुली का मास स्मॉल m है और बॉडी का मास कैपिटल M है। नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप। ये जो क्लैंप लगा हुआ है, इससे कितना फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, वो बताइए। पहले तो आप देखिए इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से हैं। ये कितना हुआ? mg, एंड दिस इज टेंशन T, एंड दिस इज टेंशन T। पहले तो बताइए T किसके बराबर हुआ? mg के, है ना।
अच्छा, अब ये जो है मास m, इसका अपना भी मास होगा, ये mg हो गया। अब इस पर नेट फोर्स देखो आप, यहाँ कितना फोर्स लग रहा है। एक तो हो गया कितना, mg, एक हो गया t, है ना, और एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है t, ये वाला है। किसमें बेटा? हाँ, उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था मास, इसमें दिया हुआ है। वैसे मोस्टली जो है आपको मासलेस पुली ही दी जाएगी, लेकिन जेई में आता है मास वाला क्वेश्चन, इसमें पुली का मास, लीक में नहीं। तो अब देखिए, इसमें दो फोर्सेस हो गए, इसमें एक फोर्स हो गया। तो ये वाले टी को अगर आप थोड़ी देर के लिए आगे मान लो ऐसे कि भाई ये टी है, तो क्या होगा? देखिए, एक फोर्स ये है, एक दो फोर्स ये है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स, देखिए यहाँ पे इसका वेट हो गया mg नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे टेंशन भी इस तरफ होगा ना, और एक टेंशन ऐसे है यहाँ पे, और इधर तो टेंशन फोर्स ऐसे होगी। तो इसको इतने हिस्से को उठा के यहाँ बना रहा हूँ ये खुद ही को। एक फोर्स तो हो गया P ऐसे, और एक फोर्स हो गया P प्लस mg। इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, उसको मैंने आर कह दिया। तो वो आर क्या होना चाहिए? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी प्लस mg का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी व्हाट, द स्क्वायर रूट ऑफ p का वैल्यू क्या है, mg, तो mg का स्क्वायर प्लस mg प्लस mg का होल स्क्वायर। पूरे में से आप g कॉमन ले सकते हैं, जी स्क्वायर आएगा तो जी बाहर आ गया, तो बचा अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम प्लस एम का होल स्क्वायर। ये इसका रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, चलो। कि पूछा था कि जो क्लैंप लगा हुआ है उस पे कितना जोर पड़ा, क्योंकि टेंशन फोर्स एक ऐसे हुआ एक ऐसे हुआ, दोनों का रिजल्ट है। सोच के देख। ये जो फोर्स है क्लैंप पे लगाई, तो वो फोर्स पुली नहीं लगा।
है ना। देखिए इसके बाद ये दो मासेस हैं, मास m1 which is 5 kg and this is mass m2 which is 10 kg are connected by an inextensible string over a frictionless pulley are moving as shown in the figure. The coefficient of friction is 0.15. यहाँ पे जो mu है this is 0.15. इसमें कह रहा है कि बताइए इस m2 के ऊपर हम कितना मास रखें जिससे मोशन बंद हो जाए। यहाँ पे आपने एक मास रखा स्मॉल m, तो हमें निकालना है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m, minimum value of m so that the motion stops. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इनके ना अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे। m1 की हम पहले बात कर लेते हैं। तो m1 का वेट हुआ m1g और टेंशन हुआ इसका t। मोशन अगर नहीं हो रही है तो t mg के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, जो ये दोनों मासेस रखे हुए हैं ये जुड़े हुए थे पुली से, है ना। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा एफ एस। अच्छा, इन दोनों का कंबाइंड मास क्या होगा नीचे, m प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। अच्छा, नॉर्मल लग रहा होगा इसका n। तो अगर मोशन नहीं होगी इसका मतलब क्या हुआ, एफ एस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द टेंशन फोर्स, है ना, तभी तो मोशन नहीं होगा। तो एफ एस क्या होता था, म्यू एस टाइम्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू t का वैल्यू क्या है यहाँ पे m1g। So mu s times what is n? This is m plus m2g is greater than equal to m1g. m ये g से g कट गया। So m plus m2 greater than equals m1 upon mu s, या m is greater than equal to m1 upon mu s minus m2. So m is greater than equal to m1 का वैल्यू is 5 upon 0.15 minus m2 is 10। m is greater than equal to कितना 66 पॉइंट सॉरी 33 है, 33.3 माइनस 10। तो m is approximately greater than equal to 23.3 kg, यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 23.3 kg होगी। ओके, अगला सवाल देखिएगा। इसमें तीन मासेस हैं, m1 m2 और m3। m1 m2 m3। नाउ इट सेज कि ये दो पुली से बंधे हुए हैं, पुली 1 एंड पुली 2। और इसने कहा है कि ये दोनों m2 और m3 ये 4 kg का है और ये भी 4 kg का है। Coefficient of kinetic friction between the masses and the surface is 0.25। इसका जो म्यू है यहाँ पे दिस इज 0.25 और यहाँ पर भी म्यू 0.25 है और ये एंगल है 37। नाउ इट सेज द मास m1 मूव्स डाउनवर्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें ये वाला हिस्सा नीचे जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं है इसके अंदर। नाउ इट सेज फाइंड द मास n1 एंड द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि इसमें टेंशन कितना है वो बताना है और इसका मास कितना है m1 होगा। तो हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले m1 की बात करते हैं। m1 का वेट कितना हुआ m1g, और टेंशन ऊपर हुआ T1 मान लेते हैं। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, तो T1 बराबर m1g। अच्छा, ये टेंशन हुआ T1, तो ये वाला टेंशन भी T1 होगा। ये वाला टेंशन को मैंने T बोला, रस्सी पूरी है क्या, तो ये वाला T हो गया। तो रस्सी ये वाली तो पूरी है क्या। अब अगर इसका हम मास देखें, इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक तो इसका वेट हो गया नीचे m2g, एक इधर हो जाएगा m2g cos थीटा, और एक इधर वाला m2g sin थीटा। तो बताइए अब इसके लिए मोशन, इसके लिए कौन कौन से फोर्सेस बराबर होंगे। अच्छा, जब ये ऊपर चलेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो क्या लिखेंगे बताइए। हम लिखेंगे T1 माइनस एफ एस माइनस टी माइनस m2g साइन थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं। भाई ये वाला फोर्स T1, ये वाला फोर्स एफ एस टी और m2g साइन थीटा, ये तीनों का रिजल्टेंट है। तो T1 इज इक्वल टू एफ एस प्लस टी माइनस m2g साइन 37। अच्छा, इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, एफ एस डैश, तो टी किसके बराबर होना चाहिए, एफ एस डैश के। तो मैं क्या करूंगा, T1 की वैल्यू मैंने रख दी m1g इक्वल्स टू, बेटा सॉरी प्लस प्लस, तो एफ एस प्लस टी, टी का वैल्यू इज एफ एस डैश प्लस m2g साइन 37 की वैल्यू पता है 3/5। ओके, एफ एस का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, एफ एस इज वॉट म्यू एस टाइम्स एन, एन क्या है यहाँ पे m2g cos थीटा, m2g cos 37 प्लस एफ एस डैश क्या होगा म्यू एस टाइम्स एन, इसका एन क्या हुआ m3g प्लस 3/5 m2g। देखो अब सारी वैल्यूज आपके पास है, म्यू एस आपके पास है, m2 भी आपके पास है, साइन 37 cos 37 भी आपके पास है। आप जी को काट सकते हो पूरे को, है ना, जी यहाँ से कट गया, तो बस आप वैल्यू रखिए और आपका m1 मिल जाएगा। टी पूछा था इसने, तो टी बराबर एफ एस डैश के बराबर आ जाएगा। चलिए, देख भी नहीं रहा हूँ पहले क्यों जाते हैं, तब भी ऐसे दिखे।
तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, है मैं लिख देता हूँ आपके सवाल। देखिए ये सिस्टम दिया हुआ है ना, यहाँ पुली लगी हुई है, ए बी और सी तीन यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसमें बोला गया है कि ए का जो मास है दिस इज 3 kg, बी का मास इज 4 kg एंड सी का मास इज 8 kg। The coefficient of sliding friction between the surfaces, this is 0.25. A is held at rest. A is held at rest. Now it says, find the force F necessary to drag C along the horizontal surface to the left at a constant speed. इसमें पूछा है find F to move C with a constant velocity. ठीक है, कैसे करेंगे बताइए इसको। हाँ, एक्सेलरेशन तो जीरो है इसके अंदर, आपको सिर्फ फोर्सेस बनाने हैं, कौन कौन से फोर्सेस पे अप्लाई हो रहे हैं और फिर उनका रिजल्टेंट देखना है क्या हो। और ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो नेट फोर्स इज जीरो। तो सारे फोर्सेस को आप बैलेंस करा लीजिए, ठीक है ना। है नहीं, फोर्स बैलेंस्ड होंगे। जैसे मान लीजिए हमने फोर्स एफ लगाया इधर, तो इस पर और भी तो फोर्स लगेंगे फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन एक नीचे सरफेस का, एक ऊपर वाले ब्लॉक का, वो दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेगा ये एफ। फिर इसमें जो रस्सी है उसमें टेंशन भी होगा, तो टेंशन को भी बैलेंस कराएगा ये। देखो सी पर कौन कौन से फोर्सेस है पहले ये बताइए। एक तो फोर्स हो गया एफ, और एक हो गया टी, है ना। और एक सी पर फ्रिक्शन हो गया नीचे, एफ कह लीजिए इसको, है। और एक ऊपर वाले का होगा, एफ एस डैश कह लेते हैं इसको। नहीं, सबके लिए है वो, ये सारे के लिए। तो क्या लिखेंगे, एफ किसके बराबर होना चाहिए, एफ एस डैश प्लस टी प्लस एफ एस। एक तो ये, दूसरा बी के लिए, बी पर कौन कौन से एक तो टी टी हो गया टेंशन फोर्स, है ना।
और ऊपर का फ्रिक्शन ऐसे लगेगा इसका। इसका वाला जो था वो एफ एस डैश था, और इसका वाला मान लीजिए एफ एस है बेटा। नॉर्मल तो होंगे, एफ एस के साथ आएगा म्यू एन, जिससे इसका नॉर्मल क्या बनेगा, तीनों का मास होगा। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या होगा, टी बराबर एफ एस डबल डैश प्लस एफ एस डैश। ठीक है जी, ये टी का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो एफ बराबर क्या हुआ, एफ एस डैश प्लस एफ एस डबल डैश प्लस एफ एस डैश प्लस एफ एस। सो दैट विल बी एफ एस प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एस डैश प्लस एफ एस डबल डैश। तो एफ एस कितना हुआ सबसे नीचे वाला, म्यू एस टाइम्स तीनों का मास है ना, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू जी प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एस डैश किसका हुआ, ए और बी का, तो म्यू टाइम्स एम टू प्लस एम थ्री जी प्लस एफ एस डबल डैश, इसमें सिर्फ ए का होगा, म्यू एस टाइम्स एम थ्री जी। तो एम वन हमने इसको मान रखा है, ये मैंने एम वन बोला है, इसको मैंने एम टू बोला है, इनसे दिस इज एम। ठीक है, बस इसमें वैल्यूज पुट करिए, म्यू आपके पास है, जी आपके पास है, आंसर है। ठीक है, इसका आंसर 80 न्यूटन आना चाहिए ना, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।